नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे का आज अंतिम दिन। अमित शाह आज नमती मैदान का दौरा करने के साथ ही हीर वालोंग युद्ध स्मारक पर अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। कोविड संक्रमण से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए किए जा रहे 2 दिवसीय देशव्यापी मॉक ड्रिल का आज अंतिम दिन। अस्पतालों में कोविड के रोकथाम और प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधनों की तैयारियों का किया जा रहा है आकलन। पीएम गतिशक्ति पर 5वीं क्षेत्रीय कार्यशाला आज से वाराणसी में होगी शुरू। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल कार्यशाला में होंगे शामिल। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह संबंधी विवाद मामले में आज मथुरा की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट करेगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में अदालत ने ईदगाह के अमीन सर्वे पर लगाई थी रोक। अमेरिका दौरे पर गई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपनी अमेरिकी समकक्ष से करेंगी मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच परस्पर हित से जुड़े तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। फ्रांस दौरे पर गए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज पेरिस में फ्रांस के विदेश व्यापार मंत्री प्रतिनिधि के साथ भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। दोनों देशों की मित्रता के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है कार्यक्रम का आयोजन। और आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत मुंबई इंडियंस के साथ। अहम मुकाबले में दोनों टीमें पहली जीत की तलाश में उतरेंगी मैदान पर। वहीं कल हुए एक रोमांचक मुकाबले में लखनऊ ने बैंगलोर को दी 1 विकेट से शिकस्त। और अब सभी खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे का आज अंतिम दिन है। अमित शाह आज नमती मैदान का दौरा करेंगे और वालोंग युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इससे पहले सोमवार को अमित शाह ने अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबुतू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया था। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पहचान किए गए सीमावर्ती गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करेगा और उन्हें अपने मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे कि इन गांवों से पलायन रुक सके और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिल सके। अमित शाह ने कहा कि भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें शांति चाहिए, लेकिन कोई हमारी 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि किबुथू देश का आखिरी गांव नहीं है, बल्कि पहला गांव है। अमित शाह ने कहा कि केवल 9 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रयासों के कारण पूर्वोत्तर को देखने का नजरिया बदल गया है। इसे अब देश के विकास में योगदान देने वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है। कोविड संक्रमण से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए किए जा रहे 2 दिवसीय देशव्यापी मॉक ड्रिल का आज अंतिम दिन है। कल से शुरू हुए इस मॉक ड्रिल के तहत आज भी देश भर के चुनिंदा अस्पतालों में कोविड के रोकथाम और प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधनों की तैयारियों का आकलन किया जाएगा। इस दौरान चिकित्सा संस्थानों में कोविड प्रबंधन तैयारी के लिए उपलब्ध बेड, एम्बुलेंस उपकरण, दवाएं और कार्यबल का परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही ऑक्सीजन आपूर्ति उपकरणों और जीवन रक्षक उपकरणों,
मॉक ड्रिल कर उनकी क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाएगी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मॉक ड्रिल का जायजा लिया और स्वास्थ्य कर्मियों से बात की। इस दौरान उन्होंने कोविड के रोकथाम और प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधनों जैसे कि दवा, आईसीयू बेड और मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता का आकलन किया। पीएम गति शक्ति पर 5वीं क्षेत्रीय कार्यशाला आज से वाराणसी में शुरू होगी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित 6 राज्य इस कार्यशाला में शामिल होंगे। अब तक 4 क्षेत्रीय कार्यशालाएं की जा चुकी हैं। देश में 5 जोन यानी दक्षिणी जोन, उत्तरी जोन, पश्चिमी जोन, मध्य जोन और पूर्वोत्तर जोन में आयोजित की जा रही क्षेत्रीय कार्यशालाओं की 5 श्रृंखलाओं का एक हिस्सा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अब पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए परियोजनाओं के बारे में योजना बनाने और इनके कार्यान्वयन के लिए प्रगतिशील कदम उठाए जाने को देखते हुए विभिन्न जोन में आयोजित की जा रही ये क्षेत्रीय कार्यशालाएं किसी परियोजना के बारे में योजना बनाने में पीएम गति शक्ति को व्यापक रूप से अपनाना सुनिश्चित करेंगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह संबंधी विवाद मामले में मथुरा की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट आज सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने ईदगाह के अमीन सर्वे पर रोक लगा दी थी। फास्ट ट्रैक सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट के न्यायाधीश ने बीते बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान अमीनी सर्वे पर रोक लगा दी थी। इससे पहले सीनियर डिवीजन कोर्ट द्वारा हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर अमीनी सर्वे का आदेश दिया गया था, लेकिन बीते 5 अप्रैल को शादी ईदगाह के पक्षकारों की याचिका पर सुनवाई के दौरान इस पर रोक लगा दी गई। ऐसे में ईदगाह के अमीनी सर्वे को लेकर आज की सुनवाई काफी अहम मानी जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं। निर्मला सीतारमण आज अपनी अमेरिकी समकक्ष जेनेट येलेन से मुलाकात करेंगी। दोनों नेताओं के बीच परस्पर हित से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले कल निर्मला सीतारमण ने पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत का G20 का अध्यक्ष होना भारत के लिए साबित करने और सभी देशों को ठोस मुद्दों पर एक साथ लाने की दिशा में काम करने का एक बड़ा अवसर है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल फ्रांस के दौरे पर हैं। पीयूष गोयल आज पेरिस में फ्रांस के विदेश व्यापार मंत्री प्रतिनिधि शॉलिवियर बेख्त के साथ भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत फ्रांस मैत्री के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन में हरित भविष्य के निर्माण, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सहयोग और भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग सहित कई विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पीयूष गोयल का विभिन्न क्षेत्रों में फ्रांसीसी व्यापार जगत के दिग्गजों के साथ बैठक करने का भी कार्यक्रम है। वो सीईओ के राउंड टेबल सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। फ्रांस के मंत्री बेख्त के साथ पीयूष गोयल एक ऐसे कार्यक्रम में भाग लेंगे जो भारत की सांस्कृतिक विरासत और सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन करेगा और इसमें 600 से अधिक फ्रांस सरकार के गणमान्य व्यक्तियों, फ्रांस में भारतीय कारोबारी समुदाय और फ्रांसीसी व्यापार समुदाय के सदस्यों की भागीदारी होने की उम्मीद है। बाद में इटली के रोम वो जाएंगे, जहां वे उप प्रधानमंत्री और विदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री एंटोनियो तजानी से मुलाकात करेंगे। उनका द्विपक्षीय बैठकों के लिए शीर्ष इतालवी सीईओ से मिलने का भी कार्यक्रम है, जिसके बाद सीईओ इंटरैक्टिव बिजनेस सेशन होगा, जिसमें 35 सीईओ के भाग लेने की उम्मीद है। इस यात्रा से यूरोपीय क्षेत्र में भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
ट्रेन जयपुर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी। इस वंदे भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा आगामी 13 अप्रैल से शुरू होगी और जयपुर, अलवर और गुड़गांव में स्टॉप के साथ अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच चलेगी। नई वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली कैंट और अजमेर के बीच की दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। इस रूट की मौजूदा सबसे तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली कैंट से अजमेर के लिए 6 घंटे 15 मिनट का वक्त लेती है। इस तरह नई वंदे भारत एक्सप्रेस उसी रूट पर चलने वाली मौजूदा सबसे तेज ट्रेन की तुलना में 60 मिनट तेज होगी। वहीं अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक क्षेत्र पर दुनिया की पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन होगी। ये ट्रेन पुष्कर, अजमेर शरीफ दरगाह सहित राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। बढ़ी हुई कनेक्टिविटी से क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। भारतीय और अमेरिका की वायुसेना के बीच कल कोप इंडिया 23 युद्धाभ्यास शुरू हुआ। 11 दिनों तक चलने वाला यह युद्धाभ्यास पानागढ़, कलाईकुंडा और आगरा वायुसेना स्टेशनों पर आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच आपसी समझ बढ़ाना और उनकी सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करना है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना साल 2021-22 के राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष पर हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने नई दिल्ली में SCEI रिपोर्ट जारी की। 4 राज्य असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब 50 और 60 के बीच स्कोर के साथ अचीवर श्रेणी में है। इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम और चंडीगढ़ अपने अपने राज्य समूहों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में हैं। इजरायल में प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर टीवी पर संबोधन के बाद प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव की सड़कों पर प्रदर्शन किया। इजरायल सरकार की नीतियों और न्यायपालिका की अवहेलना को लेकर प्रदर्शनकारी हर सप्ताह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और तेल अवीव में एक राजमार्ग के पास सड़कों को जाम कर दिया। नेतन्याहू पर सुरक्षा के मुद्दों को लेकर सरकार के कार्यों को उकसाने वाला बताया जा रहा है। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस पर इजरायल के चैनल ने एक जनमत सर्वेक्षण द्वारा दिखाया गया कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो नेतन्याहू की लिकुड पार्टी अपनी 1/3 सीटें खो देगी और नेतन्याहू अपने कट्टर दक्षिणपंथी गठबंधन सहयोगियों के साथ बहुमत हासिल करने में विफल होंगे। IPL में आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। यह मुकाबला दिल्ली में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। दोनों में से किसी सी भी टीम को अब तक एक भी जीत नसीब नहीं हुई है। टूर्नामेंट में अब तक दिल्ली ने 3 मुकाबले और मुंबई की टीम ने 2 मैच खेले हैं। ऐसे में दोनों टीमों के लिए यह मैच काफी अहम है। डेविड वार्नर की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स और रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम आज के इस मैच में इस सीजन की पहली जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगी। और कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराकर टूर्नामेंट में तीसरी जीत हासिल कर ली। बेहद रोमांचक मुकाबले में लखनऊ ने बैंगलोर को 20 ओवर की आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 विकेट से मात दी। इस जीत के साथ ही लखनऊ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की टीम ने लखनऊ के सामने जीत के लिए 213 रनों का लक्ष्य रखा, जिससे लखनऊ ने 9 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आरसीबी के लिए विराट कोहली ने 61, ग्लेन मैक्सवेल ने 59 और कप्तान फॉफ डु प्लेसिस ने 79 रन बनाए। वहीं लखनऊ के लिए मार्कस स्टोइनिस ने 65 रन की पारी खेली, जबकि निकोलस पूरन ने 62 रन बनाए। तो इसके साथ ही इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।